आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। हमास के लड़ाकों ने इजरायली हेलीकॉप्टर पर दागी मिसाइल, आईडीएफ हैरान। सीरिया लेबनान बॉर्डर पर हालात बिगड़े, सीरियन फाइटर्स ने लेबनानी आर्मी के जवान को मारी गोली। बेरूत एयरपोर्ट पर ईरानी डिप्लोमेट्स का प्लेन रोका गया, हिजबुल्लाह के लिए पैसा ले जाने का था शक। लाखों यमनियों ने फिलिस्तीन की हिमायत में जुमे के बाद निकाला मार्च, इजराइल पर 2 कामयाब हमलों का किया दावा। अमेरिका इजराइल से कहा, दोज़ख में तुम्हारा वेलकम है। लाख बंदिशों के बाद भी 50,000 मुसलमानों ने अलक्सा मस्जिद में पढ़ी नमाज जुमा। उधर नॉर्थ गजा के एक और अस्पताल पर हमला। और चाइना का ताइवान पर कब्जे का पूरा पूरा इरादा। उधर चीन रूस से निपटने के लिए अमेरिका देगा जापान को $3.5 बिलियन से ज्यादा की मिसाइलें। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। 3 जनवरी 2025 की तारीख है आज। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम स्पेशल बुलेटिन, दुनिया भर की खबरें। चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। सबसे पहली खबर, गजा के रेजिस्टेंस मूवमेंट ने, हमास ने एक मिसाइल दागी और रॉकेट्स भी दागे। खुद इस बात की तस्दीक इजरायली अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल कर रहा है। गजा रॉकेट लैंड्स नियर नीराम, मिसाइल फायर्ड एट चॉपर। यानी कि इजराइल के आईडीएफ के हेलीकॉप्टर पर मिसाइल दागी है हमास ने, उसके अल-कसाम ब्रिगेड ने। लेकिन यह कहा गया है कि हमास के जो अड्डे थे उस पर जबरदस्त तरीके से इजरायली एयरफोर्स ने इसके बाद बमबारी की, उस लोकेशन पर भी की जहां से मिसाइल आई थी। ये कहा गया है कि हेलीकॉप्टर्स के जो हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे और गजा के ऊपर ही उड़ रहा था आईडीएफ का, उसके ऊपर ही मिसाइल दागी गई, लेकिन वो लगी नहीं, उससे बच गया क्योंकि आयरन डोम ने वक्त रहते उसे इंटरसेप्ट कर लिया। ये सब कुछ बुरेजी एरिया में हो रहा था जहां पर इवैक्यूएशन भी चल रहा था और यहीं पर हेलीकॉप्टर पर हमला हुआ था। फिलहाल नाहल ब्रिगेड जो है इजराइल की, उसने कहा है कि हमने एक सुरंग को डिमोलिश कर दिया है और बेत हनून में हमास के एक और गनमैन को मार गिराया है। सीरिया लेबनान बॉर्डर पर हालात ज्यादा कशीदा हो चले हैं, वहां पर झड़प हो गई है लेबनान की ऑफिशियल आर्मी में और सीरिया की जो नई रिजीम है उसकी आर्मी में, उनके फौजियों में। जो कल तक मिलिटेंट्स थे आज वो ऑफिशियल फौजी हैं सीरिया के। लिहाजा इन लोगों के बीच जो क्लैशेस इरप्ट हुए हैं उसके 2-3 वीडियो भी सामने आए हैं। गाड़ियां ही गाड़ियां कुछ दिख रही तस्वीरों में, लेकिन ये हुआ क्यों हुआ, इसलिए इसकी वजह जान लीजिए। असल में एक बंद पड़ी हुई चौकी थी, उसे खोलने की कोशिश कर रहे थे सीरिया के ये फाइटर्स कह लीजिए या आर्मी वाले। लेबनान की आर्मी ने उन्हें रोकने के लिए वार्निंग शॉट दिया कि आप इसे वो इलीगल चौकी थी, पहले कभी खुली रहती थी, हिजबुल्लाह इसे यूज करता होगा, लेबनान को तब इससे शायद फर्क ना पड़ता हो लेबनान की आर्मी को, लेकिन अब पड़ता है क्योंकि पहले हिजबुल्लाह के लिए भी अगर ये चौकी खुली हुई थी तो दूसरी तरफ बशर अल असद की रिजीम थी, उन्हें इस बात का कोई भी डर नहीं था लेबनान की आर्मी को कि वहां से कोई नेगेटिव एलिमेंट इस तरफ आ जाएगा। लेकिन अब हो सकता है, वो इलीगल चौकी थी, इसे बंद कर दिया गया। इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग, बल्कि चौकी भी नहीं, इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग, उसे बंद कर दिया। ये आगे सीरिया वाले बुलडोजर लेकर उसे खोलने, तो वार्निंग शॉट दिया गया लेबनान की आर्मी की तरफ से, हवा में फायर किया गया, वो नहीं रुके। उन्होंने उल्टा क्या किया, सीधे लेबनान की आर्मी पर फायरिंग कर दी, एक बंदा जख्मी हो गया। अब वहां पर हालात बहुत ज्यादा गड़बड़ हैं और एक्स्ट्रा आर्मी जो है लेबनान की तरफ से भेजी गई है। ये एक नए किस्म की झड़प शुरू हो गई है। सीरिया के लड़ाकों को, इन फाइटर्स को शायद ये भी खबर होगी कि आईडीएफ उनकी हदों में घुसी हुई है। गोलान हाइट्स का कुछ और इलाका कब्जा लिया है, वहां पर बैठे हुए हैं। कुनेत्रा एक इलाका है, सीरिया में आता है, वहां पर इजराइल की फोर्स है। यहां तो आप एक बॉर्डर क्रॉसिंग पर लड़ रहे हैं, वहां वो आपके गांव और इलाके कब्जा कर बैठे हैं और आपके यहाँ रोज हमले कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। सीरिया के फाइटर्स को शायद ये भी खबर होगी, क्या वो वहां जाकर अपनी जमीन को आजाद करवाएंगे? ये तो बॉर्डर क्रॉसिंग थी, दोनों की सरहदों पे थी, वहां तो अपने इलाके में लोग बैठे हों। खैर छोड़ो, वक्त इसका जवाब देगा। सीरिया ने इसके बाद जो है वो क्या किया है, लेबनानी सिटीजन्स की एंट्री को बैन कर दिया है, सिक्योरिटी सोर्सेज ने कहा, और ये फ्रांस 24 की खबर है। लेबनान से लोग आ नहीं सकते। बहुत से लोग नई रिजीम बदलने के बाद सीरिया से लेबनान भाग गए थे, अब उन लोगों का भी वापस सीरिया आना मुश्किल हो जाएगा, जैसे ही सीरिया ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि बॉर्डर पर कोई नहीं अंदर आ सकता। कौन आ रहा है क्या पता, जासूस हो। तो ये सब कुछ अब टेंशन लेबनान और सीरिया के बीच बढ़ रही है, सर बढ़ते हैं। ईरान का एक प्लेन रोक लिया गया बेरूत के एयरपोर्ट पर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और यह माना गया कि उसमें कुछ सस्पिशियस आइटम्स थे।
पहले उन्होंने सोचा शायद हिजबुल्लाह के हथियार जा रहे हैं, लेकिन पता ये चला ये एक डिप्लोमेटिक प्लेन था और इसमें कुछ बक्से थे। उन बक्सों को लेकर अटैचियां उनको लेकर बड़ी बड़ी थी, उनको लेकर सारा मसला था, क्योंकि ये माना जा रहा था इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें कोई सामान है जो हिजबुल्लाह की मदद के लिए ईरान से आया, ईरानी डिप्लोमेट्स लाए। बहुत देर हुज्जत चलती रही, ये रोक लिया गया प्लेन, इसको दुनिया भर ने हेडलाइन बनाया, महान एयरलाइन है ईरान की, उसका रोका। फिर हमने कहा और तलाशते हैं। नाहर नेट पर हमें इसके बाद की खबर मिली कि लेबनान ने बहुत हुज्जतों के बाद, बहुत देर नाराज हुए ईरानी डिप्लोमेट, उसके बाद उनके सूटकेसेस को जाने की इजाजत दी, एयरपोर्ट से निकालने की। सूटकेसेस, सारा मामला वहीं अटैचियों का था, क्योंकि जब ईरान की एम्बेसी जो है ना, वहां ईरान के जो डिप्लोमेट्स हैं, जो उस एम्बेसी से जुड़े लोग गए, उन्होंने जब ये इस बात की गारंटी दी कि भैया इसमें सिर्फ कागजात हैं एम्बेसी से जुड़े हुए, और कुछ पैसे हैं जो एम्बेसी के खर्च के लिए हैं, जो वहां खर्चे चलाने हैं, तनख्वाहें हैं, कुछ खरीदना है, कुछ रिपेयर कराना है, उस सब चीजों के लिए पैसा है, हिजबुल्लाह को देने के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है। तब जाकर इन्हें जो है रूस के तहत जाने दिया गया। हमने आर्टिकल पढ़ लिए तो आपको आसान जुबान में आपके समझने के हिसाब से, हर किसी के समझने के हिसाब से बता दिया। यमन के हाउथीज ने आज फिर से मार्च निकाला। मार्च की तस्वीरें आप देखेंगे तो सीरिया की सड़कें भरी हुई हैं। एक कोलाज में यमन के हाउथीज का ये आप देखेंगे तो हर तरफ, एक तरफ याहिया सारी बोल रहे हैं और दूसरी तरफ यमन की गलियां भरी हुई हैं, और सामने तीसरी तरफ उनके स्टेज की भी भीड़ है। यहाँ पर ये जुमे के बाद मिलेनियम मार्च निकलता है, सदा में निकलता है, साना में निकलता है, हर बहुत से शहरों में निकलता है यमन के, वो जो हाउथीज के कंट्रोल में है, और ये फ़लस्तीन की हिमायत में निकलता है, और यहाँ पर इजराइल अमेरिका की मौत ऐसे करके नारे लगते हैं। यहाँ पर यमन के हाउथीज के जो आर्म फोर्सेज हैं, उनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, मिलिट्री स्पोक्स पर्सन याहिया सारी, उन्होंने ये ऐलान किया जिसके बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, लेकिन ऐलान उन्होंने बाद में किया। उन्होंने कहा कि हमने आज 2 हमले किए हैं इजराइल पर, एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी और दूसरा ड्रोन दागा है। और यहाँ पर इन्होंने जो डिटेल दी उसके मुताबिक कि एक इजरायली आर्मी का एक पावर स्टेशन जो है हमने हिट किया है पैलेस्टीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल से, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से। एक पावर स्टेशन, एक बिजली स्टेशन जो है वो हमने उसे तबाह किया है या हिट किया है या उसे नुकसान पहुंचाया है। और दूसरा ड्रोन से जो हमला किया है, जाफा ड्रोन इसका नाम है, उससे हमने एक मिलिट्री टारगेट को हिट किया है जाफा में। ये याहिया सारी ने ऐलान किया। अच्छा, यमन की तरफ से एक और वार्निंग दी गई है, प्रेस टीवी ने इसे हेडलाइन बनाया है और कहा है इजराइल और अमेरिका से वेलकम टू बिग हेल। बिग हेल का मतलब समझ लो बड़ी दोज़ख, लेकिन इसका मतलब यही होता है कि जो तुम्हारी बड़ी मुश्किलें हैं, जो तुम्हारे लिए अजाब बन जाएंगी, तुम्हारे नुकसान का बायस बन जाएंगी, तुम्हारी तबाही का सबब बन जाएंगी, वेलकम है तुम्हारा उस तरफ, आओ लड़ो। और यहां लिखा हुआ है यमन का बच्चा बच्चा, लिखा हुआ 20 साल से यमन के लोग इस नारे के साथ जी रहे हैं, डेथ टू इजराइल, इजराइल की मौत, इजराइल का खात्मा। यमनी पीपल आर ईगर टू एंगेज टू इन कॉन्फ्लिक्ट विद द नेशंस एनिमीज। और यमन के लोग बेताब हैं, मरे जा रहे हैं अपने दुश्मन से जंग लड़ने के लिए, आ जाओ जंग लड़ लेते हैं। तो ये एक खुली धमकी है। सर जल्दी जल्दी बढ़ते हैं आगे। मस्जिद अल-अक्सा की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, और ये इन्फॉर्मेशन है कि लाख बंदिशों के बावजूद 50,000 मुसलमानों ने, अरबों ने आज वहाँ नमाज अदा की जुमे की। बहुत सी दिक्कतें भी आई, लेकिन उसके बावजूद वो जानते हैं कि मस्जिद अल-अक्सा उनके लिए क्या अहमियत रखती है। अगर यहाँ पर ज़रा सी ढील छोड़ दी तो मसला ख़राब हो जाएगा। लेकिन गज़ा में हमले तेज़ हो चुके हैं। हमने आपको बताया था कतर में बातचीत शुरू हुई है, नेगोशिएशंस फिर से शुरू हुए हैं सीज़ फायर के, तो हमले तेज़ हुए। अभी कमाल अदवान हॉस्पिटल की खबर कितने दिन छाई रही थी, और आज एक और अस्पताल की खबर आ गई जिसे इंडोनेशियन हॉस्पिटल कहते हैं। ये भी नॉर्थ गज़ा में ही आता है, वो भी नॉर्थ गज़ा में आता था। नॉर्थ गज़ा को पूरी तरीके से तबाह करके अपने कंट्रोल में ले लेने का इरादा आईडीएफ का है। अब इस अस्पताल पर भी इसका भी घिराव कर लिया। बेत लाहिया में इंडोनेशियन अस्पताल है, यहाँ गोलीबारी की गई, जो कि कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने खबर दी है। अस्पताल के अंदर सैकड़ों सिटीजन्स हैं, मरीज़ हैं, घायल ज़ख्मी लोग हैं, और मेडिकल स्टाफ है, वो सब फंसे हुए हैं। और वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें पिछले हफ्ते कमाल अदवान अस्पताल से ज़बरदस्ती निकाला गया था, वो भी इस अस्पताल में। अब इसे खाली करने का ऑर्डर दिया गया है।
جو لوکل یہاں پر سورسز ہیں ان کے مطابق اس خبر کو لکھا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج اسپتال کے آس پاس کے علاقوں کو بہت بری طریقے سے وہاں پر چھان بین کر رہی ہے، اور جو میڈیکل سٹاف ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ہماری جو میڈیکل سپلائز ہیں ان میں بھاری کمی ہے، آکسیجن اور بجلی اسٹیشن پوری طریقے سے تباہ ہو چکے ہیں، آکسیجن پلانٹ، یعنی مریضوں کی زندگی یہاں داؤں پر لگی ہے۔ لاسٹ اپڈیٹ یہی ہے کہ آئی او ایف نے اس اسپتال کو گھیر لیا ہے، گن پوائنٹ پر سب لوگوں کو باہر نکال دیا ہے، اس میں گرافک پلیٹ آ گئی ہے، سینکڑوں سیویلین اور پیشنٹ میڈیکل سٹاف جو ہیں وہ پھنس گئے ہیں، اور نکالنے کو وہی ایک گن پوائنٹ پر سب کو لے ہی لیا گیا ہے، نکل جائیں گے کسی بھی وقت۔ الیکٹریسٹی اسٹیشن، میڈیکل سپلائز، آکسیجن، سب کچھ ختم ہے۔ اور یہ ہیں فلسطینیوں کے گھر۔ ہم نے کل آپ کو المغازی ریفیوجی کیمپ کی بھی خبر دکھائی تھی۔ جب بمباری ہو جاتی ہے اس کے بعد کے یہ نظارے ہوتے ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، اس ملبے میں اپنا کمرہ ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی اپنا کھلونا تلاش رہا ہے، کوئی اپنی ماں کی دی ہوئی پلیٹ، کوئی کچن کا بھگونا، کوئی ٹی وی کے ٹیبل، کوئی الماری، کوئی اپنے کپڑے، دیکھ رہا ہے کہاں ہوں گے، راکھ کے کس ڈھیر میں ہوں گے۔ یہی غزہ کے لوگوں کی، بچوں کی، نوجوانوں کی، بزرگوں کی کہانی ہے، ہر روز کی کہانی ہے۔ یہ دو تصویریں تھیں جو آپ کو دکھانی ہیں۔ ہم نے آپ کو کتنے دن یہ خبریں دکھائیں کہ غزہ میں باڑھ آئی ہوئی ہے، بارش سے ٹینٹس میں پانی بھر رہا ہے، یہ پھر وہی تصویر ہے، لیکن اس تصویر کا جو امریکن زائنی ہے وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ امریکن زائنسٹ نام سے ایک شخص ہے، اس نے اپنا اکاؤنٹ بھی ایسے بنایا کہ چھپا رکھا ہے اپنے آپ کو، کوئی ٹھیک نہیں کوئی ہمارے یہاں کا للن اور للو ہو، اس نے اپنے آپ کو امریکن زائنسٹ لکھ رکھا، اور ہو سکتا ہے امریکن زائنسٹ بھی ہے، لیکن یہ اپنی پہچان چھپاتے ہیں، پتہ ہے کہ الیکسا فلڈ یہ لکھ رہے ہیں۔ یہ جو باڑھ آئی ہوئی ہے ٹینٹس میں، خیموں میں جو پانی گھسا ہوا ہے، اسے وہ الیکسا فلڈ آپریشن یا مشن کا نام دے رہے ہیں۔ ایک طریقے سے غزہ کے بے گھر، بے قصور، ظلم سہ رہے لوگوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ سر بڑھتے ہیں آگے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے آج کچھ ڈیفنس فیسلٹی اور سائنٹیفک ریسرچ سینٹر کو سیریا میں ہٹ کیا ہے، الیپو میں حملے کیے ہیں۔ سیریا میں لگاتار اسرائیل کی ایئر اسٹرائکس جاری ہیں۔ مسٹر الجولانی دنیا کے بڑے لیڈر سے اور بڑے ممالک سے ملنے میں مصروف ہیں۔ ایک خبر یہ ہے کہ چائنا اور تائیوان کا ری یونیفیکیشن اس وقت بہت زیادہ چرچا میں، یعنی چائنا اور تائیوان پھر ایک ہو جائیں گے، چائنا تائیوان کو اپنے اندر سمیٹ لے گا، یوں کہے گا آؤ میری باہوں میں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ چائنا اور تائیوان کا ری یونیفیکیشن کلوزر دین ایور، مطلب اپنے اس دور میں ہے کہ جب سب سے زیادہ اس بات کی پاسبلٹیز بن گئی ہیں کہ تائیوان چائنا کا ہی حصہ بن جائے گا۔ یہ چائنیز ایمبیسڈر نے دعویٰ کیا ہے روس کی سرکار کے سامنے۔ اب اس دعوے میں کتنا دم ہے یہ دیکھنا ہوگا، اتنا آسان نہیں ہے۔ تائیوان کے پیچھے امریکہ اور پورا نیٹو کھڑا ہے، جو حقیقت ہے اسے سچ بول دینا چاہیے، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ اچھے اور برے کے لیے خبریں تھوڑی نہ سنائی جاتی ہیں، اس کے لیے تو گانے سنائے جاتے ہیں۔ یو ایس نے اپروو کر دیا ہے $3.6 بلین کی سیل کو۔ اس سیل میں کیا ہے؟ میزائلیں ہیں، بے شمار میزائلیں۔ $3.64 بلین، ہزاروں کروڑ روپیہ ہو گیا۔ اس کی میزائلیں کسے بیچی جائیں گی؟ جاپان کو، یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا۔ اب جاپان امریکہ کا بہت اچھا ساتھی ہے۔ جاپان کو کوریا سے، چائنا سے سب سے دقت ہے، امریکہ کو بھی ہے، تو ادھر کون چاہیے تھا؟ جاپان چاہیے تھا۔ جاپان کو میزائل بیچیں گے۔ بائیڈن صاحب کی سرکار کا یہ فیصلہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ دنیا بھر کی خبریں آپ دیکھ رہے تھے۔ خوش رہیے، سلامت رہیے، چاہے کوئی بھی مذہب ہو، چاہے کوئی بھی فرقہ ہو، لیکن وہ مظلوم ہو تو اس کے لیے دعا کرتے رہیے۔